आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये स्पेशल बैच है। क्या है ये हिस्ट्री ऑनर्स का स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया? आपको पता है हिस्ट्री ऑनर्स का स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया बीए पार्ट 2 के लिए। तो हम लोग चैप्टर 1 का भाग 1 पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर 1 का भाग 2 है। अगर भाग 1 पढ़ना चाहते हैं तो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब भाग 2 पढ़ते हैं। ये क्या है? चैप्टर 1 का भाग 2 है। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 के भाग 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे कि थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है, ये पुष्यभूति वंश के कौन संस्थापक थे, ये इसके राजा कौन कौन हुए, और हर्षवर्धन राजा बन गया था। क्या बन गया था? हर्षवर्धन राजा बन गया था। हर्षवर्धन राजा बन गया था। और इसका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था? हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार देखिए, हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार जो हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार है वो कहां से कहां तक था? इधर यहाँ पर ये हरियाणा में तो था ही ठीक ठाक, इधर कन्नौज बीसी का हो गया था, और इधर बंगाल मालवा ये सब किसका हो गया था? ये हर्षवर्धन का हो गया था। क्यों हर्षवर्धन का हो गया था? क्योंकि ये थानेश्वर था इसका। कन्नौज का जो शासक था, पिछला वीडियो अगर देखे तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं कि ये हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? इसकी बहन का नाम क्या था? राजश्री। राजश्री इसकी बहन यहाँ यहीं पर लिख देते हैं, राजश्री। राजश्री थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं कि कल ये पिछले वाला वीडियो में हम भाग 1 में क्या बताते, थोड़ा सा बता देते हैं वो वाला, ताकि अच्छा समझ में आए। राजश्री नाम था इसकी बहन का, किसकी? हर्षवर्धन का। और इसका बड़ा भाई कौन था? ये इसका बड़ा भाई राजवर्धन था। राजवर्धन। अब ध्यान समझिएगा। ये इसके इन तीनों के पिता कौन थे? राजवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के मृत्यु होने के बाद कौन बना? राजवर्धन राजा बना। और राजश्री का विवाह यहाँ के शासक जो था, कन्नौज के जो शासक था, कौन था कन्नौज का शासक? कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन जो कन्नौज का शासक ग्रहवर्मन था। राजश्री का विवाह किससे हुआ? ग्रहवर्मन से। क्योंकि ये दोनों भाई लड़का थे और ये लड़की थी। राजश्री क्या थी? प्रभाकर वर्धन की लड़की थी, और ये दोनों प्रभाकर वर्धन के लड़के थे। तो राजश्री का विवाह क्या किससे हुआ? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से। लेकिन कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की लड़ाई पहले से चलती थी मालवा के शासक देवगुप्त से। देवगुप्त से गुप्त से लड़ाई चलती रहती थी। ये तो शादी होते, जब शादी हुआ ना राजश्री और ग्रहवर्मन का, देवगुप्त ने किसको मार दिया? ग्रहवर्मन को। जब ये बात पता चला राजवर्धन, क्योंकि राजा था राजवर्धन, कि इसकी जो ये ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, क्योंकि रिश्तेदार ही हो गया ना इनका ग्रहवर्मन का, तो राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की। यहाँ पर बंगाल था, तो बंगाल का शासक था शशांक। शशांक। तो जब ये शशांक किसका दोस्त था? देवगुप्त का। तो जब पता चला शशांक को कि देवगुप्त मेरे दोस्त को ये राजवर्धन ने मार देती, इसने किसको मार दिया? राजवर्धन को। और राजश्री कहाँ भाग गई थी? जंगलों में भाग गई थी। राजश्री ग्रहवर्मन की जब हत्या हुई तो राजश्री वहां से कहाँ भाग गई? ये देवगुप्त उसको ढूंढ रहा था राजश्री को, तो लेकिन ये भाग गई जंगलों में। तो अब जब शशांक ने किसको हत्या कर दी? राजवर्धन। राजा कौन बन गया? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन किसकी हत्या कर दी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने हत्या कर दी शशांक की, क्योंकि इसको पता चला कि इसके भाई को हत्या किसने किया था? शशांक ने। और राजवर्धन राजा बन गया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। राजवर्धन, ये राजश्री जंगलों में भाग गई थी, इसको ढूंढने के लिए गया था। ये बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत किया, थोड़ा सा नहीं, बहुत मेहनत ढूंढा, तब ये राजश्री क्या हुई? मिल गई। इसको वापस कहां पर लेकर आया? यहाँ पर। कहां पर? थानेश्वर में। थानेश्वर में अभी पूरा राज्य किसका हो गया? ये देवगुप्त का मालवा, कन्नौज के ग्रहवर्मन का कन्नौज, ये शशांक का बंगाल। यहाँ का कोई राजा बचा नहीं। कौन किसका हो गया? इसी का हो गया, हर्षवर्धन का। तो राजश्री को ढूंढ लिया। अब इसने अपना जो राजधानी है वो कन्नौज बनाया, कि चारों तरफ देख सकता है यहाँ से ना। अब थानेश्वर इधर ना है, थानेश्वर से कैसे देख सकते? थानेश्वर हरियाणा में है, तो थानेश्वर से अब ये कन्नौज कहाँ पर है? ये कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, और ये बंगाल तो जानते ही हैं। तो ये बात ये था कि यहाँ पर ये हरियाणा में था, तो ये बात ये था कि यहाँ से कैसे पूरा राज्य को नहीं देख सकता था। तो यहाँ पर कहाँ पर बनाया? कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई। अपनी राजधानी कौन? थानेश्वर से कन्नौज कौन लेकर आया? कन्नौज में राजधानी कौन बनाया? हर्षवर्धन, क्योंकि यहाँ से सारे जगह पर देख सकता है। अब कन्नौज में राजधानी, अपना राजधानी पर लिख देते हैं यहाँ पर राजधानी। राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज। कन्नौज। और सांस्कृतिक राजधानी भी बनाया, सांस्कृतिक राजधानी।
सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाया? मथुरा को। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा, यहाँ पर लिख देते हैं मथुरा। तो सूती व्यापार के लिए फेमस हो गया मथुरा। ये मथुरा कहाँ पर है? यहीं पर है, यहाँ पर है मथुरा। तो ये मथुरा भी फेमस हो गया। क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि सूती जो कपड़ा था बहुत बढ़िया यहाँ पर मिलता था। तो ये अपना सांस्कृतिक राजधानी बना दिए कहाँ पर? मथुरा में। तो ये भी प्रचार हो गया, ये भी फेमस हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हर्षवर्धन था, ये हर्षवर्धन साहित्य लिखना भी जानता था। क्या करता था? साहित्य लिखना भी, खुद एक अच्छा कवि था। तो ये साहित्य के प्रोत्साहन दिया करता था। हर 5 वर्ष पर इसके जो दरबार में, हर 5 वर्ष पर बहुत सारे दूर दूर से लोग आते थे, जो मतलब बहुत विद्वान लोग आते थे और अपना अपना ज्ञान सुनाते थे, इसको ज्ञान बताते थे कि हाँ ऐसा ज्ञान बताते थे, कुछ अच्छी बातें बताते थे। और ये सीखता था, कौन सीखता था? हर्षवर्धन। और देखिए, ये कोई भी धर्म ऐसा नहीं था जिसका ये विरोधी था, सारे धर्म का समर्थन करता था। लेकिन ज्यादा झुकाव समर्थन किसका करता था? बौद्ध धर्म का समर्थन करता था। बौद्ध धर्म का ये ज्यादा समर्थन करता था। कौन? ये हर्षवर्धन। तो एक चीन का यात्री आया। कौन चीन का यात्री आया? वेनसांग। चीन का ये चीनी यात्री था। ये क्यों आया था भारत? आपको पता है? बौद्ध धर्म ये मानता था। तो बौद्ध धर्म की जगहों को देखने के लिए महात्मा बुद्ध कहाँ घूमे थे, कहाँ अपना पहला उपदेश दिए थे, क्या क्या किए थे, घूमने के लिए आया था। और दूसरा बात, ये पढ़ने के लिए आया था। कहाँ पर? ये नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ आपको पता है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है, जो कि हाँ उस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, अभी भी है, लेकिन वो ऐसा बचा नहीं था है जैसा पहले था। तो वो जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, पढ़ते पढ़ते इतना विद्वान हो गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगा। क्या करने लगा? नालंदा विश्वविद्यालय में खुद एक टीचर बन गया। क्या बन गया? शिक्षक बन गया। तो ये ध्यान रखिएगा, वेनसांग ही था जो पढ़ने के लिए आया था लेकिन पढ़ाने लगा। अब ये मत समझिएगा पहले ही पढ़ाने लगा था, नहीं, पढ़कर उसके बाद क्या किया था? ये पढ़ाने लगा था। कौन? वेनसांग। हम समझ में आ गया है। अब इसकी एक रचना है CU की, जिसमें भारत के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में बहुत बढ़िया से लिखा। भारत की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, आर्थिक परिस्थिति के बारे में, आसपास कैसे जनजीवन है, कैसे लोग रहते हैं, हर्षवर्धन का शासन कैसा है, उसका साम्राज्य विस्तार क्या है, बहुत बढ़िया से लिखा था। कौन? वेनसांग। आइए देखिए, हर्षवर्धन समर्थक था किसका? ये बौद्ध धर्म का। तो ये मिला था, वेनसांग मिला था किससे? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन ने बहुत अच्छा स्वागत किया था। किसका? यह वेनसांग का बहुत अच्छा से स्वागत किया था। कौन? हर्षवर्धन ने। अब देखिए, ये हर्षवर्धन थोड़ा ऊपर, ये तो स्वागत किया था इसका वेनसांग का। तो ये हर्षवर्धन अपने राजधानी कन्नौज में, इसकी राजधानी कन्नौज थी ना, तो वेनसांग कन्नौज में हर 5 साल पर ऐसा विद्वानों को बुलाता था। और विद्वान को बुलाकर, मतलब सब सभा एक बड़ा सा होता था सभा, उसमें विद्वान आते थे। ये दान भी देता था। क्या करता था? विद्वानों को दान भी देता था। तो इस बार अध्यक्ष किसको बनाया? वेनसांग को अध्यक्ष। और बहुत ज्यादा मात्रा में विद्वान जुटे। सब अलग अलग जो बातें हुई, अलग अलग तरह की बातें हुई, जो ज्ञान की बातें थे, विद्वान क्या करते थे? बताते थे। और ये सीखता भी था। और खुद बहुत सारे साहित्यों की इसने रचना भी की थी। तो किसको अध्यक्ष बनाया? कन्नौज में जो हुआ वो बड़ा सा सभा, उसका अध्यक्ष किसको बनाया? वेनसांग को। आगे बढ़ते हैं। ये हर्षवर्धन अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये तो साम्राज्य विस्तार ऐसे ही हो गया था ना, ये चाहता थोड़े था हर्षवर्धन। थोड़ा चाहता कि ये देवगुप्त की हत्या कर दे, इसकी इसने थोड़े किया था देवगुप्त की हत्या। ये चाहता तो था नहीं, तो इसने इसकी तो ऐसे ही साम्राज्य विस्तार हो गया था ना, लड़ाई में, इधर उधर लड़ाई में। ये चाहता इधर कश्मीर की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन गए, इसको सफलता नहीं मिल पाई। क्या हुआ? सफलता इसको नहीं मिल पाई, ये हार कर वापस आ गया। तो उसके बाद इसके जो कवि थे, कवि का क्या नाम था? कवि वाणभट्ट। इनकी 2 बहुत प्रसिद्ध रचना है। एक हर्षचरित है, शायद आपने नाम भी सुना होगा। एक कदम्बरी। 2 प्रसिद्ध इनकी रचना। हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में बहुत अच्छा से लिखे हैं वाणभट्ट, जो इसी के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के। और ये बहुत साहित्यों को बहुत समर्थन देता था, क्योंकि खुद ही साहित्य लिखता था, तो ये बहुत समर्थन देता था। उसके बाद बात करें, ये ऊपर तो बढ़ नहीं पाया, तो रुको नीचे ही विस्तार कर लेते हैं। तो नीचे विस्तार करने के लिए देखिए क्या किया।
इसने नीचे विस्तार करने के लिए इधर दक्षिण भारत में आया। कहां पर? दक्षिण भारत में। ये कहां पर बढ़ना चाहिए? इधर दक्षिण भारत में। तो आपको पता है यहाँ पर ये इधर ही था साम्राज्य था इनका। यहाँ पर इधर ऊपर क्या है? ऊपर विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत यहीं पर विंध्य पर्वत है। नर्मदा नदी है, बीच में नर्मदा नदी, और ये नीचे है सतपुड़ा की पहाड़ी। ये नर्मदा नदी और ये क्या था? सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। तब ना ये दक्षिण भारत में एंट्री कीजिएगा, ऐसे ही थोड़ी एंट्री हो जाएगा। अभी तो जाना आसान हो गया ना, दक्षिण भारत में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता वास्ता सब बढ़िया सब बन गया। उस समय इतना आसान नहीं था। ऊपर क्या था? ये विंध्य पर्वत हो गया, ये नर्मदा नदी हो गई, और ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हो गई। अब इतनी बड़ी सेना लेकर यहाँ पर आकर हमला करना कोई आसान बात था? और ये बढ़िया से जानकारी भी नहीं थी इस क्षेत्रों के बारे में इन लोगों को। हर्षवर्धन को क्या था? बैठा था, ये इधर उधर शासन कर रहे थे, क्या लग रहा था कि चलो जीत ही लेंगे। तो इधर आया, तब तक यहाँ पर था चालुक्य वंश का शासन था। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। इसको चालुक्य वंश के राजा को पता चल गया। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन को पता चल गया। पुलकेशिन द्वितीय को पता चल गया कि ये आ रहा है। कौन आ रहा है? उत्तर भारत का सबसे जो शक्तिशाली राजा आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो इसको ये फायदा था नहीं, इसको पता था कि ये पहाड़ पार करेंगे, विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी पार करेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ी पार करेंगे, तब तक इनकी सेना बहुत थक जाएगी। अब पहाड़ पर लेकर हथियार चढ़े ना, हथियार चढ़ना पड़ेगा लेकर ना। जितने भी हथियार लिए होंगे, सैनिक लिए होंगे, पहाड़ पर ऐसे खुद नहीं चढ़ा जाता है। पहाड़ पर ऐसे बिना हथियार का तो चढ़ा ही नहीं जाता। कितना मेहनत लगता है, कितना लोग थक जाते हैं। वो तो हथियार लेकर चढ़ रहा था पहाड़ों पर, फिर नदी पार करना, फिर एक और पहाड़ पार करना। इतने थक गए थे ना, तो इनको पता था कि अगर थक कर वापस फिर ये नॉर्मल हो गए तो इनसे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये थकी हुई सेना को आराम करने का मौका नहीं देंगे। चालुक्य वंश के शासक ने क्या किया? युद्ध की तैयारी कर दी। और जैसे ये पर्वत पार किया ना, सतपुड़ा वाला, नीचे जैसे एंट्री हुआ ना, अब ये सोचे कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। कौन? हर्षवर्धन के जो भी सैनिक थे, सब लोग सोचे क्या थोड़ा आराम कर लेते। तब तक इन्होंने हमला कर दिया, खुद ही हमला कर दिया चालुक्य वंश के शासक ने। और ये इसकी क्या हो गई? हार हो गई। हारे ना होगा, इतने सब थके हुए हैं। 2 पहाड़ पार करना और 1 नदी पार करना ऐसे कौन आसान बात है? ये कहीं पहाड़ पार करने में हालत बिगड़ जाता है। तो 2 पहाड़ पार कर लिए थे और 1 नदी पार कर लिया था। तो यहाँ पर हर्षवर्धन क्या हुआ? हार गया और वापस लौट गया। कहाँ पर? अपने राज्य में। तो यहाँ पर एक अभिलेख लिखवाया गया। कौन यहाँ पर होगा? अब बताइए अभिलेख कौन लिखवाएगा जी? हर्षवर्धन लिखवाएगा कि चालुक्य वंश का शासन? हर्षवर्धन ये कहेगा कि हम एक छोटे से राजा से हार गए, लिखवाएगा बड़ा सा पत्थर पर कि हम छोटे से राजा से हार गए। नहीं, वो क्यों लिखवाएगा? कौन लिखवाएगा? पुलकेशिन लिखवाएगा। तो पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया कि मैंने उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा को हराया है। कहाँ पर? यहाँ पर हराया। उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा को हमने क्या किया है? हराया है। किसने लिखवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अभी इसमें और अभी आगे है, अभी और इसके अगले भाग में, इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।